हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पोएट्री के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये टॉपिक 6 नंबर में पूछा जाता है, यानी आपका ये एक ऐसा स्टेंजा दिया रहेगा पद्यांश बच्चों, और उससे रिलेटेड आपके इस टाइप के 3 कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह से आपके ये बच्चों 6 नंबर में पूछा जाएगा। और पोएट्री से और एक जो सेंट्रल आइडिया आता है वो आता है 4 नंबर का। इस तरह से इसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, ठीक है ना। माई मदर एट 66 चैप्टर से इसमें एक और इंपॉर्टेंट था, उसको हमने कई बार देख रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, जो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स करके है ना, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों की, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन, कह रहा कि उस पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर ऐसे माई चाइल्डहुड्स फियर। फिर आगे कह रहा, अम्मा आल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए बच्चों, आपको अर्थ नहीं निकालना आता, डोंट वरी। आपको इतना मतलब आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए रसगुल्लों कि क्या करिए आप, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको मतलब जो भी आप इसमें क्या है वर्ड्स वगैरह हैं उनको आप मैच करा सके, इतना नॉलेज होना चाहिए। ये एक है। अर्थ नहीं निकालना आता, डोंट वरी, वहां पर अर्थ निकालना है भी नहीं आपको। कह रहा है कि क्या है, इस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के जांच के बाद क्या है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूर पर खड़ी थी कौन, मतलब पोएट की, जो पोएटिस है यानी कवित्री है, उनकी माँ। आई लुक्ड एट हर, वो कह रहे हैं कि मैंने उनकी ओर देखा। देखिए वैन पेल का मतलब होता है बच्चों, वैन यानी वीक, पेल यानी जो पीला पड़ना, चेहरा जैसे पीला पड़ गया, झुर्री। एज कह रहा है कि ए लेट विंटर्स मून, मतलब क्या शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रही थी। एंड फिल्ट दैट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर ऐसे यानी जाने पहचाने से दर्द को, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो मेरे बचपन का भय है। अम्मा आल आई डिड वाज स्माइल, कि मैंने क्या है सिर्फ, देखिए आई डिड वाज स्माइल, कि मैंने मुस्कुराहट के साथ क्या किया, स्माइल मुस्कुराया, एंड स्माइल और मुस्कुराया, यानी मुस्कुराई और मुस्कुराई। इस तरह से है बच्चों। अब उसके बाद इसमें क्या है, आपके ये कुछ क्वेश्चन यानी आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखिए एक बात का ध्यान और रखना रसगुल्लों, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम हो, कभी कभार पैसेज तो यही सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन बदल देता है, तो हमें घबराना नहीं है। कह रहा है कि हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, कि सिक्योरिटी के जांच के लिए कौन गया, एंड हु इज हर इन द एबव लाइन, और हर माने क्या है, हर माने उसे, और इस कह रहा है कि ऊपर लाइन में ये जो हर शब्द प्रयोग किया गया है ये किसके लिए किया गया है। तो कौन गया था सिक्योरिटी जांच के लिए, तो भाई साहब अपनी माँ के साथ कौन, लेखिका गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे पोएट लिखी बच्चों या पोएटिस, तो लिखेंगे, देखिए हमने बताया ना जिस टेंस में हो वही, हु के स्थान पर हु माने कौन गया था, तो यहाँ पर केवल पोएट लिख दीजिए, ठीक है ना, पोएट। उसके बाद पूरा छाप दीजिए बच्चों, वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, ठीक है ना, वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, इतना हो गया। अब आगे कह रहा है कि एंड हु इज हर इन द एबव लाइन्स, तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, पोएटिस या पोएट्स मदर इज हर, कि पोएटिस की माँ ही क्या, हर माने उसे, यानी ये जो उसे शब्द लिया गया मतलब प्रयोग किया गया किसके लिए, पोएटिस मदर, मतलब यहाँ पर जो भी कवि है या कवित्री उनकी माँ के लिए, ठीक है ना। फिर वही पूरा छाप दीजिए क्या बच्चों, इन द एबव लाइन्स। समझ में आया ना, है ना कितना आसान, कुछ भी नहीं होता बच्चों, बस थोड़ा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई हैज द पोएट्स मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। कह रहा है कि व्हाई हैज द मदर, मतलब पोएट्स मदर, कि जो कवि हैं या फिर कवित्री उनकी माँ की हैज बीन मतलब बीन कंपेयर्ड, देखिए तुलना की गई, टू द लेट विंटर्स मून मतलब क्या है, शरद ऋतु के चंद्रमा। तो जो कवि हैं मतलब कवित्री हैं उनके माँ की तुलना शरद ऋतु के
शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई। देखिए बच्चों एक चीज कहा गया है, देखिए आई लुक्ड एट हर, मैंने उनकी ओर देखा, कह रहा है वन और पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ये वैन का मतलब होता है वीक कमजोर, और यह पेल्स का मतलब होता है बच्चों पीला पड़ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये देखिए एज लगा है, एज यानी की तरह, कि जो है उनकी माता भी क्या कमजोर और पीली पड़ी थी, किसकी तरह, चंद्रमा की तरह। तो इसका मतलब हम देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले जिस टेंस में होता है आप पूरा उसको छापिए। देखिए हम क्या करेंगे, WH वाला है उसको सिंपल कन्वर्ट करेंगे। कर्ता पहले ढूंढ लेते हैं, लिखेंगे क्या, पोएट्स, ठीक है ना। हम लिखेंगे बच्चों पोएट्स, उसके बाद मदर, पोएट्स मदर, ये क्या है, पूरा कर्ता है, पोएट्स मदर। अब यहाँ पर क्या है, हैज बीन, इसको सिंपल सेंटेंस भाई क्या अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। पोएट्स मदर हैज बीन, पूरा छाप डालिए, कुछ भी नहीं करना। कंपेयर्ड लिखेंगे बच्चों टू द लेट विंटर्स मून, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कि कवित्री की मां की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से की गई है, बिकॉज, क्योंकि, कह रहा बच्चों बिकॉज लिखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए हम जिस तरह से चंद्रमा कमजोर और पीला पड़ा हुआ है उसी तरह से उनकी माता भी है। इसका मतलब लिखेंगे कि बिकॉज बोथ माने दोनों, कौन, चंद्रमा और उनकी मां दोनों, बोथ आर वीक एंड देखिए पेल, ठीक ना, कि दोनों क्या है, कमजोर पड़ गए हैं और पीले पड़ गए हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कि जो पोएट यहाँ पर कवित्री हैं उनके बचपन का भय क्या है बच्चों, बचपन का भय क्या है, बचपन का डर यही है कि देखिए कह रहा है दैट ओल्ड फैमिलियर एचे, कहने का मतलब क्या है कि ये जाने पहचाने से दर्द उनको महसूस होते हैं। और माई चाइल्ड देखिए चाइल्डहुड्स फियर अम्मा, कि मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि मेरे बचपन का जो भय है वो ये है अम्मा को खोने का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखिए पूरा पहले तो यही लिखेंगे क्या, पोएट्स, देखिए पोएट्स चाइल्डहुड फियर इज लॉसिंग हर मदर, वाज लिखेंगे भैया, खोने का डर था, वाज लिखेंगे, इज नहीं होगा, वाज ध्यान देना, वाज लॉसिंग हर मदर, ठीक है ना। यानी उनके बचपन का भय क्या था, उनके बचपन का भय ये था कि वो कहीं अपनी माँ को खो ना दें, वही लिखेंगे ना, पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज लॉसिंग हर मदर, कि उनके बचपन का भय था कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है, पैसेज को सॉल्व यानी स्टेंजा को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला। चलिए दूसरा जो चैप्टर है बच्चों, इसमें इसके पहले वाला जो है वो तो 2022 में 2 से 3 सेट में पूछा गया है और एक बार बता भी दिया है, और इसमें दूसरा की बार बच्चों ये फिक्स है कि ज़रूर किसी सेट में आएगा, ठीक। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्तियां जिनमें क्या है झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर कोई प्राथमिक स्कूल होता है बच्चों, और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है ना। कह रहा है कि श्योरली शेक्सपियर्स इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ कि साइंस एंड शिप्स एंड सन एंड लव, कह रहा है कि टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर, कह रहा है लिप्स दैट स्लली टर्न इन दियर, कह रहा है कि क्रैम्प्ड होल्स। फिर आगे कह रहा है कि बच्चों फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन दियर स्लैग हिप, कह रहा है दीज चिल्ड्रेन वियर skins peeped through by bones and spectacles of steel। आगे कह रहा है बच्चों कि with mended glass like bottle beats on stones all of their time and space are
foggy slum, so blot their maps with slum as big as dome। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, इसमें देखिए हमने बताया ना कि आपको अर्थ नहीं आता, डोंट वरी, आपको केवल इतना नॉलेज होना चाहिए, ये जो शब्द है ना ये सब इनको आप उसमें जैसे विक्ड वगैरह लिखा है उसमें आप ढूंढ सको, इतना नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया बच्चों। हमने बताया ना अर्थ नहीं निकालना आता, डोंट वरी। इसमें कहा गया है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कि जो क्या है निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो दुष्ट है। अब शेक्सपियर दुष्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर दीवारों में जो चित्र बने हैं बच्चों, जैसे उनमें शेक्सपियर का चित्र बना है और ऐसे सुंदर चित्र बने हैं जिनका उन बच्चों की लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जिनका उनसे कोई क्या है कनेक्शन ही नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि शेक्सपियर क्या है, दुष्ट है। मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र है वो एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन, यानी उन चित्रों में क्या है कि जैसे पानी, जो जहाजें हैं, सूरज हैं, ये सब बने हैं। एंड लव, ठीक, और यानी वहां में क्या है, लोगों में एक प्रेम दिखाई पड़ रहा है। टेम्पटिंग देम टू स्टील, और यही सभी ये सभी क्या है उन बच्चों के अंदर चोरी करने का एक लालच देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसा उस चित्र में दिखाया गया है ये सारी चीज, शिप्स, सन, लव, ये सारी चीज, ऐसा वास्तविकता में उन बच्चों के साथ नहीं है। यानी वहां पर तो भाई वो अंधेरे में रह रहे हैं, उनके वो धूप तक मतलब उनके पास तक नहीं पहुंच रही है और मानवीय प्रेम उन बच्चों को नहीं मिल रहा है। वही चीज कह रहा ना कि भाई वो पूरी तरह से देखिए अंधेरे में है। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए चलिए इसमें डायरेक्टली हम आ जाते हैं कि इसके अर्थ में, सॉरी इनमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। हमने बताया ना अर्थ नहीं निकालना था, बस एक बार लेकिन पढ़ना पड़ेगा, वो इसलिए बच्चों ताकि ये सब जो शब्द हैं इनको मिला सकें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज विक्ड, कि शेक्सपियर देखिए कह रहा है कि व्हाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड, कि भाई शेक्सपियर को अन्यायपूर्ण क्यों कहा गया है, ठीक है ना। देखिए व्हाई इज शेक्सपियर डिस्क्राइब्ड एज विक्ड, कि शेक्सपियर को अन्यायपूर्ण क्यों कहा गया है, दुष्ट क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या रीजन है। देखिए रीजन क्या है बच्चों, सीधा सीधा कहा गया है देखिए कि शेक्सपियर इज विक्ड ए मैप ए बैड एग्जाम्पल, कि शेक्सपियर क्या है, दुष्ट है यानी अन्यायपूर्ण है उनका चित्र बनाना, और ये एक बुरा एग्जाम्पल है। क्यों बच्चों, क्योंकि हमने एक चीज बताया कि जो चित्र में जैसा है उन बच्चों की लाइफ से, उन बच्चों के लाइफ से उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इसमें थोड़ा अपने से बनाना पड़ेगा बच्चों, लेकिन थोड़ा लिखेंगे क्या, देखिए हमने बताया ना एक बार पूरा का पूरा यही छापिए। सबसे पहले लिखेंगे शेक्सपियर, शेक्सपियर, ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों, शेक्सपियर इज डिस्क्राइब्ड, पैसिव वॉइस में है ये, डिस्क्राइब्ड, शेक्सपियर को अन्यायपूर्ण कहा गया है, ठीक है ना। देखिए एज ए विक्ड, वही अन्यायपूर्ण या दुष्ट, शेक्सपियर को दुष्ट कहा गया है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, देखिए बच्चों अब यहां पर ये है कि बिकॉज कह रहा है शेक्सपियर हैज नो मीनिंग, ठीक है ना, या लिखेंगे पोर्ट्रेट, ठीक ना, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों चित्र, या आप फिगर लिख देंगे, बिकॉज पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, क्या लिखेंगे, शेक्सपियर, बिकॉज पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के मानचित्र का, या मैप लिख देंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मानचित्र का हैज नो मीनिंग, हैज नो मीनिंग फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है ना बच्चों। कह रहा है क्योंकि शेक्सपियर के चित्र का उन बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि व्हाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल, कह रहा है कि जो मैप है एक बुरा उदाहरण क्यों है। देखिए कहा गया है बच्चों, द मैप ए बैड एग्जाम्पल with ships and sun and love tempting them to steal, बुरा उदाहरण क्यों है, क्यों, क्योंकि वहां पर जैसी जहाजें, सूर्य और जैसा प्रेम यानी लोगों में जो आपसी प्रेम दिख रहा है, ये सभी टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सभी उन बच्चों को चोरी करने का लालच देते हैं। इसलिए क्या बच्चों ये एक बुरा उदाहरण है। तो हम लिखेंगे पहले, तो यहां पर हमने बताया ना जो क्वेश्चन में होता है पहले आप उतना लिखिए। पहले कर्ता लिखेंगे बच्चों, द मैप कर्ता बन जाता है। द मैप इज, द मैप इज ए
बैड एग्जाम्पल, द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। कह रहा है कि बच्चों के लिए क्या है, एक जो मानचित्र है वो एक बुरा उदाहरण है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज कह रहा है कि यहां पर अब पूरा देखिए, पूरा वही छाप देंगे। बिकॉज विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। हम लिखेंगे बच्चों क्या, चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे बिकॉज विथ शिप्स एंड लव, सॉरी सन है, एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। समझ में आया बच्चों? कह रहा है कि क्या है, मैप एक बुरा उदाहरण है बच्चों के लिए, क्योंकि विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि ये जो जहाज, सूरज और ये प्रेम, ठीक है ना, ये जो उन चित्रों में दिख रहा है, ये उन बच्चों को चोरी करने का लालच देता है, यानी उनके मन में चोरी करने का एक लालच उठता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन द लास्ट लाइन ऑफ स्टेंजा। कह रहा है कि स्टेंजा के अंतिम पंक्ति में जो अंतिम पंक्ति है ये है, ठीक है ना। कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में कौन सा स्टेंजा है, यानी जो कहा गया है सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, यानी जो कह रहा है कि उनके, देखिए कह रहा है कि कयामत जैसी बड़ी उनकी झुग्गियों से उन मैप को हटा देना चाहिए। ठीक है ना, कयामत जैसी यानी कयामत की तरह, कयामत के जैसे, कयामत की तरह यहाँ पर है बच्चों, तो इस मतलब के जैसे की तरह, तो जब ये होता है, ठीक है ना, ऐस वगैरह जब लगता है तो कौन सा अलंकार होता है, के जैसे के तरह, ये हमको पता है बच्चों, हिंदी में आपने पढ़ा है कौन सा, उपमा अलंकार। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों, उपमा अलंकार, यानी हम लिख देंगे सिमली। ठीक है ना, इसमें क्या है, सिमली अलंकार है। आप यहाँ पर आंसर डाल दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, आंसर वगैरह ऐसे डालकर लिखिएगा काली पेन से आंसर में। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको जरूर अच्छे से एक बार देख लेना बच्चों, क्योंकि इसके आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला स्टेंजा। चलिए अगला जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट से, इसमें देख लेते हैं कि इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है बच्चों। चलिए हम दोनों को देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी व्हाट आई वांट, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित उसे नहीं होना चाहिए, विथ टोटल इनएक्टिविटीज यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ, कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन ऐसा है जैसा इसके बारे में है। कह रहा है कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, कि मैं मृत्यु के साथ कोई भी समझौता यानी मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता, यानी नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो ये है बच्चों, हमने बताया ना अर्थ नहीं आता डोंट वरी, बस आपको थोड़ा क्या है बच्चों, आप इतना पढ़ लीजिए कि ये जो शब्द वगैरह दिए हैं ना, इसमें आप मिला सकें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट डज द पोएट रिफ्यूट, यानी क्वेश्चन का जो मतलब है बच्चों, कह रहा कि व्हाट डज द पोएट रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब खंडन करना। व्हाट डज द पोएट रिफ्यूट, कि जो कवि है किसका खंडन करता है, मतलब किसका खंडन करता है। तो देखिए कहाँ गया है भैया, हाँ ये है, कह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी, कभी यही तो कह रहा ना, व्हाट आई वांट, कि मैं जो चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी क्या है, वो टोटल पूर्ण निष्क्रियता का खंडन करना चाहता है। तो देखिए बच्चों, हमने बताया ना कैसे आंसर हम लिखते हैं, तो एक बार भैया जिस टेंस में है लिख दीजिए। कर्ता लिखेंगे बच्चों, कर्ता हमारा क्या है, ध्यान से समझना, कर्ता है लिखेंगे द पोएट्स, द पोएट
हाँ, पोएट रिफ्यूट्स, रिफ्यूट्स। अब यहाँ पे यस लगा देंगे, वो इसलिए क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। भाई सिंपल में बदलेंगे तो यस या यस लगता है वर्ब में, ठीक है ना। द पोएट रिफ्यूट्स, कवि खंडन करता है भाई किस चीज का, तो यहाँ पर है ना टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी। हो गया है ना, कितना आसान। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय टू हैव नो ट्रक विथ डेथ। कह रहा कि कवि का क्या मतलब है टू हैव नो ट्रक विथ डेथ, यानी मृत्यु के मतलब मृत्यु के साथ कोई भी क्या है ट्रक नहीं करना है, कोई भी एसोसिएट नहीं करना है, कोई संबंध नहीं रखना है। तो इसका मतलब क्या है, वही इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक ना। तो एक बार हमने बताना पूरा छाप दीजिए। तो क्या करेंगे, कर्ता ढूंढेंगे, यही सब में करना है बच्चों। द पोएट, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भैया यहाँ पे हम लिखेंगे मीन्स, यस लगाएंगे कि बताया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द पोएट मीन्स, उसके बाद बाई पूरा उतार दीजिए, टू हैव नॉट ट्रक विथ डेथ, कि कभी का इसका मतलब ये है दैट, कि दैट। देखिए अब हमने बताया ना कि भाई उसका क्या मतलब है, मतलब क्या है उसका, तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए दैट ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज। देखिए यहां पर क्या है बच्चों कि ही रिफ्यूजेस मतलब वो मना करता है। टू एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, एसोसिएट का मतलब होता है संबंध। टू एसोसिएट विथ डेथ, विथ डेथ, कि कभी मृत्यु के साथ संबंध बनाने का या संबंधित होने के लिए मना करता है। कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा इसमें आपको बनाकर लिखना है, मतलब इसका मतलब समझ जाइए बस। अगला है बच्चों कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो भाई जीवन हमारा क्या है, तो इसको देखिए इसमें किसके बारे में कहा गया है, भाई हमें कर्म करने के बारे में कहा गया है, चुप्पी साधने के बारे में कहा गया है। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों लाइफ, लाइफ इज एक्शन, ठीक है ना, लाइफ इज एक्शन, ठीक, कि कर्म करना जीवन है, बस हो गया। इस तरह से क्या है आप बहुत ही सिंपल तरीके से इनसे सबके आंसर लिख सकते हैं। भले बच्चों कोई क्वेश्चन हमने बताया ना बदल जाए, डोंट वरी, आपको बस इसको समझ लेना, अच्छे से मिला करके लिख सकते हैं, वैसे बदलने का कोई चांस नहीं है। फिर भी अगर होता है तो आप घबराना मत। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों क्या कहा गया है। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज, कह रहा है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कह रहा है कि एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कह रहा है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें क्या है सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सारी चीजें क्या है मृत हो जाएं, एंड लेटर कह रहा है कि प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या करते हैं मतलब वो जीवित, ठीक है ना, जीवित सिद्ध करते हैं। आगे कह रहा है कि नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाता हूं। मतलब ये ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। हमने बताया नहीं कि अर्थ ना आए डोंट वरी, ठीक है ना बच्चों, अर्थ नहीं निकालना था कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट लेसन कैन अर्थ टीच अर्थ, कह रहा है कि पृथ्वी हमें कौन सा पाठ पढ़ाती है, ठीक, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ पढ़ाती है बच्चों, सीधा कहा गया है कि भाई देखिए हम पहले हमने बताया ना, पहले आप इतना लिखिए, लिखेंगे बच्चों द अर्थ, कर्ता लिखिए बच्चों द अरे 2 बार ही लिख दिया, द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है या पढ़ा सकती है, दैट की क्या है बच्चों, दैट हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू क्या लिखेंगे सर्वाइव,
हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, कि हमें इस पर कैसे जिंदा रहना, यानी हमें कैसे जीना है, ये पृथ्वी हमें सिखाती है। ठीक है ना, ये पृथ्वी हमें क्या, वही तो कह रहे हैं ना भैया, देखिए एन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी कैसे जिंदा रहने के लिए, तो वही चीज़ कह रहा है कि पृथ्वी हमें ये सिखाती है कि कैसे जीवित रहना है। आगे कहा गया है बच्चों, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कह रहा है कि व्हाट इज ऑलवेज अलाइव, कि सदैव क्या जिंदा रहती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, जब सभी चीज़ें क्या है, मरी हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं, तो कौन सी चीज़ जिंदा रहती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ बच्चों जिंदा रहती है। देखिए भाई क्या जिंदा रहती है, इसमें कहा किसके बारे में, भाई पृथ्वी के बारे में ही तो कहा गया है कि जब सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो भाई क्या है, अब पृथ्वी ही जीवित रहेगी। देखिए अब हमने इसमें क्या है बच्चों, व्हाट, अब इसमें कर्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कह रहा है कि क्या जिंदा रहती है, तो व्हाट के अकेले पर केवल और केवल व्हाट के स्थान पे अर्थ लिख दीजिए बस, EARTH, है ना, अर्थ इज पूरा छाप दीजिए, अब कोई चेंजिंग नहीं करना बबुआ इधर। ऑलवेज मतलब अर्थ इज ऑलवेज एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे कि भाई जब सभी चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं तो पृथ्वी ही जीवित रहती है। आगे कह रहा है कि बच्चों, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा की पहली लाइन में कौन सा अलंकार है। देखिए कह रहा है परहैप्स, यानी शायद, द एर्थ, देखिए कैन टीच अस, यानी पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, या पृथ्वी हमें सिखा सकती है, या पृथ्वी हमें सबक दे सकती है, या शिक्षा दे सकती है। तो भाई पृथ्वी हमें पढ़ा रही है, यानी पृथ्वी को हम, देखिए पृथ्वी क्या है भाई, यहाँ पर एक जब किसी भी निर्जीव चीज़ को हम जिंदा मान लेते हैं, उसे जीवित वस्तु की संज्ञा दे देते हैं बच्चों, तो ऐसी अवस्था में क्या है, मानवीय करण अलंकार होता है ना, मानवीकरण। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, केवल अलंकार का नाम लिखना है, तो भाई क्या है, इसमें मानवीकरण है, उसको अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चों, क्या है, पर्सनिफिकेशन, केवल अलंकार का नाम लिखना था, तो पर्सनिफिकेशन अलंकार है। देखिए क्योंकि पृथ्वी हमें शिक्षा देती है, मतलब दे सकती है, हमें सबक दे सकती है, तो इसका मतलब भाई पृथ्वी अब किसी क्लास में जाकर पढ़ाएगी थोड़ी, लेकिन क्या है, उसे मानव का रूप यानी मानवीकरण अलंकार के रूप में हम क्या है प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला स्टेंजा। चलिए अगला जो चैप्टर है वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों स्टेंजा है। देखिए कई साल अगर देखेंगे रिपीटेड ये क्वेश्चन है, पिछले साल भी 2 या 3 सेट में पूछा गया था। कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स कह रहा है कि देखिए लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस बट स्टिल विल keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाई सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में कहा गया है, सौंदर्य की वस्तुओं के विषय में क्या कहा गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो क्या है सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं वो सदैव के लिए क्या है खुशी प्रदान करती हैं। कह रहा है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, मतलब ये क्या है गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, एंड कह रहा है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती हैं, बट स्टिल विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस। फिर आगे कह रहा है एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड स्वीट ब्रीथिंग। कहने का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि क्या है ये हमें, ठीक देखिए, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती हैं, एंड हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या करना है क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत स्वभाव से हमें सांस लेने में महसूस करती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है ना। ठीक, तो चलिए इसमें क्वेश्चन को डायरेक्टली हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि व्हाट डज द पोएट फील, कवि क्या महसूस करता है अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य वस्तुओं के बारे में।
ठीक, देखिए अब इसमें कहा गया बच्चों शुरू में ही कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जब भी इस तरह से हो पहले आप इसको छापिए, इतना है ना, इसको छापिए। लिखेंगे क्या, लिखेंगे बच्चों द पोएट फील्स, हमने बताया ना एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डस लगा है। द पोएट फील्स about a thing of beauty, a thing of beauty that, अब उसके बाद पूरा यही छाप दीजिए, that a thing of beauty is a joy for ever। that लिखेंगे बच्चों a thing of beauty, a thing of beauty is a joy for ever। ठीक है ना, जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो सदैव हमें क्या है, सदैव के लिए हमें खुशी प्रदान करते हैं। आगे कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस। कह रहा है कि नथिंगनेस, देखिए कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स, कवि का क्या मतलब है, व्हेन ही सेज, जब वो कहता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि यह कभी शून्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। कह रहा है कि कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है कि यह कभी शून्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो पहला काम क्या है, छापिए। बच्चों बहुत आसान है, बस कठिन लगता है नहीं। देखिए पूरा हमने बताया, छापिए। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, द पोएट, उसके बाद बच्चों देखिए मीन्स, ठीक है ना, पोएट मीन्स, यहाँ पर पहले से मीन्स नहीं रहेगा बच्चों, ठीक। द पोएट मीन्स, उसके बाद द पोएट मीन्स व्हेन द पोएट मीन्स व्हेन ही says that it will never pass into nothingness। देखिए कह रहा है कि कवि का यह मतलब है कि जब वो कहता है कि यह कभी शून्य में नहीं बदल सकता, फिर इट इज हाउ बिकॉज, लिखेंगे बच्चों क्योंकि, फिर क्योंकि, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, ऐसा क्यों कहा था बच्चों, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं कभी भी मतलब उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, वो कभी ख़त्म नहीं होती। बिकॉज लिखेंगे बच्चों, बिकॉज ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थोड़ा अपने से बनाकर इसमें लिखना होगा, थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगला कह रहा बच्चों, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो क्या है सौंदर्य की वस्तु है वो एक प्रकार मतलब सदैव के लिए खुशी है। देखिए जब किसी चीज़ को भाई जैसे सौंदर्य की वस्तुओं को यहाँ पर खुशी का एक रूप दे दिया गया है कि भाई सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं वो एक प्रकार की खुशी हैं, तो जब किसी चीज़ का हम रूप दे देते हैं बच्चों तो वो कौन सा अलंकार होता है, रूपक। आंसर में डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रूपक अलंकार, यानी हिंदी में नहीं लिखना है मेटाफर, ठीक है ना, मेटाफर क्या है, रूपक अलंकार। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला स्टेंजा। देखिए अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है एंट जेनिफर्स टाइगर। यहाँ पर क्या है, चाची जेनिफर के बाग के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है पैसेज देख लेते हैं। इसके पहले एक था बच्चों उसको हमने बता दिया है, ठीक है ना। इसके पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज था कि एंड जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन, ऐसे करके जब हमने एक सॉल्व करवाया था तो उसमें बता दिया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक बार देख लेना जो पेपर हल कराया है। और ये दूसरा उसमें का है, देखिए कह रहा है कि व्हेन आंट इज डेड हर कह रहा टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ आर्डियल्स
सी वाज कह रहा है मास्टर्ड बाई, आगे कह रहा है कि द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन, कह रहा है कि प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि जब आंट जेनिफर की क्या मृत्यु हो जाएगी तो हर टेरिफाइड हैंड्स, तो उनके जो आतंकित हाथ है बिल लाई यानी पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल, कह रहा है कि सी वाज मास्टर्ड, यानी भाई कि जो उन्होंने जिस पर उन्होंने राज किया यानी जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया उसी के तौर पर उनके क्या है हाथ आतंकित रहेंगे। कह रहा टाइगर्स विल द पेंस, कह रहा है कि पैनल दैट सी मेज विल गो ऑन प्रिंसिंग, लेकिन उनकी मौत के बाद जो बाघ होंगे उन्होंने जो भी पैनल बनाया था यानी जो कढ़ाई बुनाई किया था उसमें, कह रहा है कि उसमें वो क्या करेंगे उछल कूद करेंगे, प्राउड गर्व महसूस करेंगे, अनअफ्रेड और क्या है वो मतलब निर्भय हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, हमने बताया ना अर्थ आपको नहीं निकालना बच्चों, बस आप थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे इतना काफ़ी है। अब देखिए मिलाइए इसमें, कह रहा है कि वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड कॉल्ड टेरिफाइड। देखिए यहाँ से टेरिफाइड का मतलब होता है बच्चों आतंकित, ठीक है ना, टेरर माने क्या होता है आतंक होता है। कह रहा है कि चाची जेनिफर के हाथों को आतंकित क्यों कहा गया है, तो आतंकित क्यों कहा गया है वो इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि वैवाहिक जीवन में क्या है कि मतलब उनके पति देव क्या है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव लगाते थे, ठीक है ना, उन्हें गुलाम की तरह कार्य करवाते थे। तो एक बार पूरा यहाँ पर छाप दीजिए फिर हम आगे बताते हैं कैसे लिखना है। लिखेंगे बच्चों आंट जेनिफर फिर उसके बाद आर, हमने बताया ना इसको सिंपल लिख रहे हैं तो भाई यहाँ पर कर्ता के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आंट जेनिफर आर, ठीक, आंट जेनिफर्स, सॉरी भाई जेनिफर्स हैंड पूरा कर्ता हो जाएगा बच्चों, आंट जेनिफर्स हैंड लिखेंगे, हैंड आर कॉल्ड टेरिफाइड, उन्हें आतंकित कहा गया है। अब क्यों कहा गया है लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हम लिखेंगे बच्चों यही लिखेंगे कि उन्हें आतंकित क्यों कहा गया है। इसमें थोड़ा अपने से बनाना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज हर हस्बैंड, ठीक है ना, हर हस्बैंड पुट हर इन कंट्रोल, ठीक, तो क्योंकि उनके पति क्या है कि उसे अपने नियंत्रण में रखते थे यानी कंट्रोल, और वो कठोरता के साथ, ऐसे नहीं भाई नियंत्रण रखना अच्छी बात है लेकिन वो कठोरता के साथ नियंत्रण रखते थे, उन्हें तंग करते थे, ठीक है ना, एक गुलाम की तरह उनको महसूस हो रहा था मतलब आंट जेनिफर को। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट, कह रहा है आर्डियल्स डिड सी एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। कह रहा है कि यहाँ पर ये बात कह रहा है कि बच्चों उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन, उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में क्या यानी कठोर अनुभव किए, ठीक है ना, आर्डियल्स का मतलब होता है कठोर अनुभव करना, ठीक, एक्सपीरियंस माने अनुभव। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट आर्डियल्स यानी क्या अनुभव किए, ठीक, कठोरता मतलब कठोरता के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में क्या अनुभव किया। तो देखिए अनुभव क्या किया भाई साहब, अनुभव उन्होंने क्या किया, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे। एक मिनट भाई, सॉरी ये आंसर गलत हो गया। देखिए इसका आंसर इसमें नहीं होगा, एक मिनट, देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया बच्चों क्योंकि सेम मिल रहा था। देखिए इसमें ये कह रहा है कि आंट जेनिफर के हाथों को आतंकित क्यों कहा गया, तो भाई आतंकित इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि जो उनके पति थे उन्हें दास की तरह यानी उनसे दास की तरह काम करवाते थे। बस इतना काट दीजिए बाकी पूरा रहेगा बच्चों, इतना रहेगा। आंट जेनिफर्स हैंड आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज हर हस्बैंड, यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे बच्चों मेड हर वर्क लाइक ए स्लेव का मतलब होता है दास, ठीक है ना, SLAVE, स्लेव का मतलब होता है दास। अब
एकदम क्लियर हो गया। वही तो हम सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस उतना बैठ क्यों नहीं रहा है। तो गलती उसके लिए बच्चों थोड़ा सॉरी। यहाँ पर ये हो जाएगा कि उनके हाथों को आतंकित इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पति क्या थे, उन्हें दास की तरह काम करवाते थे। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे में। अब दूसरे में ये हो जाएगा, ये वाला आंसर दूसरे में होगा कि वाट कह रहा है कि वाट आर्डियल्स कह रहा है कि आर्डियल्स डिड सी एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ, कि जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में बच्चों कह रहा है कि अपने वैवाहिक जीवन में क्या अनुभव किया, मतलब क्या कटु अनुभव किए, कठोर अनुभव किए, इसमें वो हो जाएगा। ठीक, तो यही पूरा लिख दीजिए बस, जो अभी लिखा था इसके पहले इसमें लिखेंगे बच्चों हर हस्बैंड पुट हर इन कंट्रोल, इन क्या हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है ना, इन कंट्रोल विथ हो जाएगा बच्चों हैवी, विथ हैवी हैंड, इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि हर हस्बैंड पुट हर इन कंट्रोल विथ कह रहा है हैवी हैंड, कि उनके पति क्या है कि उन पर कठोर नियंत्रण रखते थे। तो वही कह रहा है कि वही उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में कठोर अनुभव किए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई विल हर टाइगर्स गो ऑन प्रेंसिंग, कह रहा है कि प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड विथ हर डेथ। कह रहा है कि जो आंट जेनिफर के जो बाघ हैं उनकी मौत के बाद वो बाघ अपने अभिमान क्यों महसूस करेंगे और निडर क्यों महसूस करेंगे। ठीक है ना, कह रहा कि उनकी मौत के बाद जो आंट जेनिफर के बाघ हैं वो उछल कूद, अभिमान और निडर महसूस क्यों करेंगे। तो भाई रीज़न क्या है, क्यों महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो बाघ हैं वो आंट जेनिफर के स्वतंत्र, भय, ठीक, भय रहित और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। तो एक बार पूरा का पूरा छापेंगे, कहाँ से हमने बताया ना, इसको छोड़ दीजिए, पूरा यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों हर टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग। देखिए इसमें पूरा आधे से ज़्यादा तो भाई हम पूरा क्वेश्चन ही छाप रहे हैं। ठीक, प्रेंसिंग, फिर उसके बाद प्राउड एंड अनअफ्रेड आफ्टर हर डेथ, इतना तो पूरा वही छाप दिया। फिर लिखेंगे बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि दे आर symbol ऑफ हर फ्री fearless एंड प्राउड। ठीक है ना, प्राउड। तो भाई उछल कूद क्यों करेंगे, क्योंकि वे जो बाघ हैं वो आंट जेनिफर की स्वतंत्रता, उनके निडर और उनके स्वाभिमान का वो सभी क्या बच्चों प्रतीक हैं। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या हैं जो भी स्टेंजा होंगे उनके आंसर को लिखेंगे। तो हमने अपनी हर तरह से कोशिश की बच्चों की आपको अच्छे से बता सकें। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो दिल से सॉरी उसके लिए। बाकी आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।